सॉलिड स्टेट फिजिक्स पेपर 3 रामस्वरूप साहू। अभी तक अपन ने क्रिस्टल और क्रिस्टल के एकांकी कोष्टिका के आयतन है वो अपन ने निकाले। अब अगर आगे देखते हैं अपन एक्स किरणों का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। यहाँ एक्स रेज जो वर्ड आया उसके पीछे क्या उद्देश्य है? उसके उद्देश्य ये है कि एक्स रेज ही है जिनकी, और विवर्तन शब्द है इसलिए एक्स रेज विवर्तन की कोटि की क्रिस्टलों के लिए उपयोगी है, इसलिए एक्स रेज लिया है। जब किसी कण पर उसके आकार के कोटि के बराबर तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणें आपतित होती है, ये 9th क्लास में हमारे टाइम में भी था, आपके भी आया है विवर्तन की परिभाषा। रोधिका का आकार के माप का उस पे आपतित तरंग दैर्ध्य हो तो उस रोधिका में से निकलने वाले प्रकाश विवर्तन का व्यवहार करते हैं, तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अर्थात आपके पास में अगर टारगेट टक्कर पे आता है, तो जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है, तो कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या होता है कि कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के एल्यूमिनियम का क्रिस्टल है, उस पर अगर अपन मान लो एक्सरेज डालते हैं तो वो एक्सरेज क्या करती है, उससे स्कैटर्ड हो जाती है या विचलित हो जाती है या प्रकीर्णित हो जाती है, अर्थात तरंगों का विवर्तन हो जाता है। वो कि वही नियम तो सारे वही लगेंगे जो अध्यारोपण सिद्धांत के लगते हैं, परंतु इस तरीके की घटना होने के लिए सिंगल क्रिस्टल पे ये गिरा तो विवर्तन की घटना हुई। यदि कणों का समूह है तो उससे अनेक किरणें विवर्तित हो जाती है। ये किरणें परस्पर अध्यारोपित होकर संपोषी और डिस्ट्रक्टिव व्यतिकरण परिघटना द्वारा फोटोप्लेट पे धब्बों का प्रारूप बनाती है, जिसे विवर्तन प्रारूप कहते हैं। अभी अपन देखने के लिए मुख्य रूप से ये चित्र देख लो कि ये धब्बे जो दिख रहे हैं, इन धब्बों को ही इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर जो एटम्स हैं, या आपके पास में मान लीजिए कोई क्रिस्टल अणुओं का भी बना हो सकता है, तो उनके नंबर ऑफ एटम्स की वजह से स्कैटरिंग होने वाली किरणों के अध्यारोपण सिद्धांत से ये चित्र जो बन रहा है, इसी को इन्होंने कहा है कि इट इज ए लावे पैटर्न और इट इज ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। विवर्तन प्रारूप, ये बहुत अच्छी लाइन है कि विवर्तन प्रारूप प्रकाश तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। यानी कि जो भी कोई विवर्तन अगर हम देखते हैं तो वो प्रकाश तरंगों की वजह से होता है। इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट है प्रकाश तरंगों के, जो अभी अपन यहाँ नहीं जिक्र कर रहे। मुख्य रूप से आपको यहाँ अगर ध्यान दो तो आपके पास में हाइगन प्रिंसिपल लगाते हैं। इससे कणों के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, या उनके कणों के बीच में स्पेसिंग क्या है वो ज्ञात की जा सकती है। लावे ने सन 1912 में यह सुझाव दिया कि एक्सरे किरणों के तरंग गुणों को सिद्ध करने के लिए एक क्रिस्टल त्रिव्यूमीय विवर्तन ग्रेटिंग के समान कार्य करता है। क्योंकि अपन ज्यादातर नॉर्मली क्या करते हैं, पर्दा लगाते हैं और छिद्र लगाते हैं, तो वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। वो तो उसकी परत को अपन कहते हैं कि बहुत कम चौड़ी है वो। क्योंकि क्रिस्टल के अवयव कणों का अंतराल अल्प यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है, और फेडरिक और नेपिग ने लावे के सुझाव का प्रायोगिक सत्यापन किया। एक्स किरणों का एक पुंज जिंक ब्लेड, यानी कि इन्होंने कहा है कि जिंक ब्लेड शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि जो जिंक का क्रिस्टल होता है उसको जिंक ब्लेड कहते हैं। तो जिंक ब्लेड के क्रिस्टल में से गुजारा और परिणामी कणों को एक फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरने दिया गया। जो भी आपके पास में उसके गुजरने के बाद क्या परिणामी आपके पास में रिजल्ट आता है, फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बों का एक विशिष्ट प्रारूप प्राप्त होता है। इसे लावे पैटर्न कहते हैं। ब्रेग ने लावे प्रारूप की व्याख्या करने के लिए सुझाव दिया कि जब एक्स किरण पुंज क्रिस्टल में से होकर गुजरती है तो किरणें जालक तल में उपस्थित कणों विवर्तित होती है, यानी कि जालक तल में उपस्थित कणों से विवर्तित होती है। चूंकि क्रिस्टल में विभिन्न जालक तल आपतित किरणों के संदर्भ में विभिन्न कोणों पर स्थित होते हैं, अतः किरणों के विभिन्न कोणों पर विवर्तित होती है। इन विवर्तित किरणों के अध्यारोपण से निर्मित संपोषी और विनाशी व्यतिकरण द्वारा फोटोप्लेट पे धब्बों का एक प्रारूप बनता है। ये बात ही बिल्कुल इसने सही कही है, और यहाँ अपन आगे चलेंगे जब उसमें भी ये बात मैं भी आपको वहां टोकूंगा कि कहाँ अध्यारोपण सिद्धांत और कहाँ विनाशी व्यतिकरण का पार्ट, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण लग रहा है। तो ये आपको इससे पढ़ने से अपने को समझ में आ गई।
इसके लिए आप और भी कई किताबों में रेगुलर आप इसका ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। फिर है ब्रेक समीकरण। माना कि ए यानी ए बी सी, यहाँ क्रिस्टल यहाँ आपके पास में क्रिस्टल के ऊपर परमाणु विद्यमान है, यहाँ क्रिस्टल पे परमाणु, ये दो जो है वो दो प्लेन है, उनके मध्य की दूरी है। इनमें क्या खास बात है इस ब्रेक डिफ्रैक्शन के अंदर कि समतलों के मध्य दूरी ये इंपॉर्टेंट ली गई है इसमें, जिसको दूरी को नाम दिया डी। इन तलों के अवयवी कण उपस्थित हैं। एक्स किरणों के एक वर्णीय समानांतर किरणपुंज क्रिस्टल पर थीटा कोण बनाते हुए आपतित होती है। मुख्य रूप से क्या होता है कि आप और हम जो क्या करते हैं कि अभिलंब के साथ जो थीटा कोण होता है उसको लेते हैं, और इन्होंने कहा है कि नहीं, एक वर्णी का तो आप पढ़ते हुए आए कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि सिंगल एक्सरे के गुण है उसमें सारे के सारे। यहाँ इन्होंने थीटा इसको चूज किया है कि मुख्य रूप से जो आपतित किरण है उसका कहने का मतलब जो समतल का जो हिस्सा है उस समतल से ऊपर का जो कोण बनता है उसको थीटा लिखा है। चित्र के अनुसार कुछ एक्स किरणें तल ए पे उपस्थित अवयवी कणों से विवर्तित होती हैं। ये तो बिल्कुल ठीक जम रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो तो आपके पास में क्या हुआ, जो ऊपर ने पहली लाइन वहां पढ़ी थी कि विवर्तन की ये शर्त है कि एकल एटम से अगर वो मान लीजिए प्रचलित या विचलित हो जाती है तो परिगणित हो जाती है तो वो क्या करती है, विवर्तन की घटना करती है। पर इसमें तो नंबर ऑफ एटम्स हैं। जबकि कुछ किरणें तल ए को भेद कर तल बी में उपस्थित अवयवी कणों से विवर्तित होती हैं। ये बीबी से भी आपके पास में ये बीबी है, इस बीबी से भी ये क्या करती है, विवर्तित होती हैं। इस प्रकार अन्य तलों से भी एक्स किरणें विवर्तित होती हैं। इस प्रकार कर्मागत तलों से, ये है खास लाइन, जो कर्मागत तलों से विवर्तित किरणें जब समान कला में होती हैं। समान कला का क्या मतलब है कि कुल मिला के ये है कि मैं अगर मान लो यहाँ से अभी फुलेरा जा रहा हूँ तो एक तो जाता हूँ मैं फुलेरा जो रोड है अपने उससे, और एक मैं तेजा के ब्यास होकर के इधर से जाता हूँ। इन दोनों के रस्तों के द्वारा अगर मैं उसी समय पहुंचता हूं जिस समय ये पहुंच रहा है, उस समय मैं पहुंच रहा हूं, तो जो मैंने कोई रास्ता तय किया है वो काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक टाइम पे पहुंच गया, यानी कि मैं उसी समय में पहुंचा। समय का मतलब यह है कि कला का मतलब है कि जैसे आप अगर साइन वेव देखते हैं तो साइन वेव में क्या होता है, एक कंप्लीट लैम्डा होता है। उस लैम्डा के अंदर जो आपके पास में, वापस एक बार लाइन सीख लो कि समान कला में उपस्थित का मतलब है कि ये मैंने वेव बनाई है। तो देखो इसमें एक तो ये कण ऊपर जाना चाहता है, एक ये फर्स्ट ऊपर जाना चाहता है। अब मैंने एग्जांपल दिया कि हम दो तरीके से जाते हैं, एक फुलेरा से सामर से फुलेरा जाते हैं और एक फुलेरा से सामर से तेजा के ब्यास होकर के फुलेरा जाते हैं। अगर मेरा भी यही रुख है, जैसा ये ऊपर की ओर जा रहा है इसका भी यही रुख ऊपर की ओर है, तो ये कहते हैं एक समान कला में। जो संपोषी व्यतिकरण द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट पर धब्बे प्राप्त होते हैं, संपोषी व्यतिकरण कर देंगे समान कला में है तो इन एक्स किरणों के बीच पथांतर ज्ञात करने के लिए माना कि दो समानांतर किरणें पीएन और क्यूटी, यानी पीएन है यहाँ पे, ये आपके पास में जो अभिलंब लिखा हुआ है उसको लिखा है इसने कि और एक लिखा है क्यूटी, यानी कि एक ये लिखा है कि कहने का मतलब क्यू, और एक आपके पास में इसने ये बी को टी, यानी कि ये आपके पास में टी, और ये एन है जो यहाँ ऊपर आ गया प्रिंट की वजह से, ये एन यहाँ है। तलों पर स्थित कणों एन और टी पर थीटा कोण बनाते हुए आपतित होती है। बिल्कुल स्पष्ट ये थीटा कोण बना है और यहाँ पे भी ये थीटा कोण बनते हुए ही आपतित हो रही है। इन कणों द्वारा क्रिस्टल ए और बी से थीटा कोण बनाते हुए एनआर और टीएस दिशा में एक्स किरणें विवर्तित हो रही है, यानी कि टीएस और एनआर। यदि एनएल और एनएम, यानी कि एन और ये एल और एन और ये एम, ये दो टुकड़े हमने क्या करा, परपेंडिकुलर डाले, तो क्यू के ऊपर डाल दिया, एक तो क्यू और टी पे डाल दिया, और एक एस और टी किरणों पे डाले जाए तो किरण पीएनआर क्यू टी एस के मध्य पथांतर, तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये बेसिकली दूरी है, तो किसी भी किरण के द्वारा चलने वाला पथ या साइन वेव की तरह चलने वाला पथ है। तो ये क्या बोला कि एल टी, ये आपके पास में देखो एल और टी ये ब्लॉक, और प्लस टी एम, यानी कि आपके पास में ये टी और ये एम। तो ये कह रहा है कि ये जो दूरी है ये दूरी एक्स्ट्रा चलती है, अदरवाइज तो देखो ये मैंने अभिलंब डालते क्या हुआ, ये दूरी दोनों के दोनों किरणों की बराबर कर दी, ये एक्स्ट्रा दूरी निकालनी है हमारे को। तो ये एक्स्ट्रा दूरी देखो कैसे निकालता है। दो तलों के बीच की दूरी एन टी बराबर डी है, यानी कि आपके पास में जो
दो तलों के मध्य बताया ना, क्रमागत दो समतलों के मध्य की दूरी डी है, तो त्रिभुज LNT और त्रिभुज MNT द्वारा, यानी कि आपके पास में ये त्रिभुज बन गया, एक तो NLT, एक बन गया NMT, तो इन दोनों त्रिभुजों को लिखा है। तो ये कह रहे हैं कि LT/NT, यानी कि इसको चाहिए अपने को आउटपुट क्या चाहिए, LT चाहिए। LT चाहिए तो आपके पास में LT ऊपर रख दिया और नीचे है जो NT जो भी हमारे पास में होगा। अगर हमने LT ऊपर लंब है हमारा, LT है जो लंब है, क्यों है, क्योंकि ये भी हमारे पास में क्या है कि आपके पास में ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो आपके पास में देखो, आपके पास में ये एक पर्टिकुलर लाइन है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है, तो ये टोटल आपके पास में 90 डिग्री का कोण बन जाएगा थीटा इसमें जुड़ते ही। और दूसरा है जो ये हिस्सा है, ये परपेंडिकुलर यहां डाला, तो परपेंडिकुलर डाला, तो देखो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी इधर भी परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर है। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में ये जो थीटा आएगा, ये थीटा आएगा, यहाँ कोण थीटा आएगा। इसको ट्रिग्नोमेट्री अपन ज्यादा देर समय खराब नहीं करेंगे, आप तो इसको थीटा रखेंगे तो थीटा के सामने भुजा लंब है ये। तो मेरा उद्देश्य क्या है कि मैंने कहा है कि मैं लंब लिख रहा हूं, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लिखूंगा तो साइन थीटा बन जाएगा, और लंब MT बटा NT लिखूंगा तो साइन थीटा बन जाएगा। तो LT बराबर D साइन थीटा और MT बराबर D साइन थीटा। तो ये कह रहा है इस प्रकार पथांतर है जो डेल्टा इजिकल टू 2D साइन थीटा। तो ये जो पथांतर लिखा है, ये पथांतर अपन ने पता किया। इस पथांतर आप संपोषी व्यतिकरण के रूप में कहा कि क्रमागत दोनों अगर समान कला में है तो भी आपने पथांतर पता कर लिया, और अगर विपरीत कला में है तब भी एक बार जब कंडीशन आ गई तो आपको दोनों कंडीशंस पता चल जाएगी संपोषी और विनाशी की। देखिए डेल्टा इजिकल टू 2D साइन थीटा, तो संतोषी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, तो मेरी बात मैं यही समझाना चाहता हूं कि इस ब्रेग्स लॉ में अभी तक जो अपन काम कर रहे हैं उस काम के अंदर आपको क्या बातें चल रही है, अध्यारोपण सिद्धांत से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण, कहीं विवर्तन की बात नहीं चल रही है। विवर्तन की बात जब चलेगी जब ये घटना घटेगी और इस घटना के बाद में ये प्रतिबंध लगाएगा कि ऐसी अगर दूरी हो तो ही ये जो संपोषी व्यतिकरण जो दिख रहा है या जो संपोषी व्यतिकरण जो कर रहा है वह है संपोषी व्यतिकरण की वजह से नंबर ऑफ जो वेव्स स्कैटरिंग होकर के आ रही है या विवर्तित होकर के आ रही है वह विवर्तन का प्रभाव पैदा करेगी। पथांतर डेल्टा इजिकल टू n लैम्डा, यानी कि ये जरूरी है कि पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो n पूर्णांक है, लैम्डा आपतित एक्स किरण का तरंग दैर्ध्य, तो 2D साइन थीटा इजिकल टू n लैम्डा, ये पॉपुलर समीकरण है। ये समीकरण ब्रेग समीकरण कहलाता है। यहां तक तो ठीक है। अब एग्जाम में भी मैंने भी एक बार सवाल पूछा था, तो बच्चों को इस तरीके का जवाब देते हैं, जो चाहते हैं वो नहीं दे पाते, जबकि एक्चुअली में सारा खेल यहां हो रहा है। यानी कि इतनी देर जो अपन ने यहां तक पढ़ाई करी, अभी तक पढ़ाई करी, उससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो ब्रेग समीकरण से स्पष्ट है कि एक्स किरणों से किसी तरंग दैर्ध्य के लिए डी का न्यूनतम मान होता है विवर्तन के लिए। देखिए वापस, एक्स किरणों के किसी तरंग दैर्ध्य के लिए डी का न्यूनतम मान होता है तभी विवर्तन होगा। तो डी इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन टू साइन थीटा, और डी का न्यूनतम मान तब संभव है जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, क्योंकि छोटा होगा। यानी यहाँ अगर आपके पास में ये अंश है तो ये हर हर का भाग अगर ज्यादा बड़ा लगेगा तभी तो छोटा आएगा। तो ये कह रहा है डी मिनिमम इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, और आप n को अगर एक पूर्णांक मान लो, फर्स्ट वाला मान लीजिए, तो आपके पास में डी मिनिमम इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो यहां विवर्तन की घटना घटेगी अगर इन जो आपके कर्मागत जो तल हैं, इन तलों के बीच की जो दूरी है डी, वह डी का एक मिनिमम मान होगा। उन्हीं क्रिस्टलों के लिए विवर्तन की घटनाएं होंगी, उन्हीं के लिए लावे पैटर्न आएंगे। और कब आएंगे? जब एक्सरे का मान, उसके लैम्डा का मान ऐसा हो कि वह इस डी दूरी से उस आने वाले तरंग दैर्ध्य का मान 1/2 हो। यानी कि अगर मान लीजिए मैं 1 एंगस्ट्रॉम का अगर मान लीजिए एक्सरे है, तो वो मैं कहता हूं कि साहब यहाँ पे विवर्तन नहीं दिखा रहा। और कब दिखाएगा? अगर उसको आधा कर दूं, यानी 0.5 का अगर तरंग दैर्ध्य का एक्सरे लैम्डा भेजूंगा तो वो विवर्तन का प्रभाव दिखाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक क्रिस्टल से विवर्तन प्रारूप प्राप्त करने के लिए जालक तलों के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 या अधिक होनी चाहिए। आपके पास अधिक से क्या मतलब है? अधिक से ये मतलब है कि जैसे मैंने 0.5 लैम्डा बोला एंगस्ट्रॉम का, तो उससे अगर मान लीजिए अगर इसकी दूरी बड़ी है तो बहुत बढ़िया है, परंतु आपके पास में आपतित तरंग दैर्ध्य से आधा हाफ उसकी दूरी होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली में क्या है? डबल कर दिया, यानी कि लैम्डा बराबर 2D मिनिमम। यानी कि आप अगर 1 एंगस्ट्रॉम का अगर मान लीजिए लैम्डा भेज रहे हैं तो आपके बीच में दूरी होनी चाहिए मुख्य रूप से
1/2 यानी कि 1/2, और आप कहते हो नहीं दूरी बताना चाहता हूं, आपने कहा एक अंगस्ट्राम की दूरी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लैम्डा का आपको तरंग दैर्ध्य भेजना पड़ेगा। यही बात लिखी अधिक होनी आवश्यक है। अब अपन आगे करेंगे।